अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ठीक है, चलें आज हम फिर से अपनी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेकर हाजिर हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 3 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 3.1 से करेंगे। उससे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन होगा इसका। लास्ट क्लास हमारी चैप्टर 2 को ख़त्म करते हुए ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें चैप्टर 3 का नाम क्या है, द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहले हम चैप्टर 2 में क्या करते हुए आए, करना हमें यहाँ पर भी वही काम है, इक्वेशंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस, पॉइंट, सब कुछ वही होगा। लेकिन चैप्टर 2 में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर 2 में हमें पॉइंट दिया जाता था, स्लोप दिया जाता था, तो उन चीज़ों से हम क्या बनाते थे, इक्वेशंस बनाते थे। ठीक है, किसी भी दूसरी लाइन की ये सारी चीज़ें दी जाती थी, हम उससे इक्वेशंस बनाते थे। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन देकर, किसी और की स्ट्रेट लाइन देकर, उससे हमें कहेंगे कि भाई जो रिक्वायर्ड लाइन है वो फाइंड करके हमें दें। ठीक है, इस वजह से इसका नाम ही क्या रखा गया, द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें बहुत सारे अजीब अजीब से फार्मूलाज यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, हम इक्वेशन के ज़रिए ही काफ़ी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखाई कैसी देती है। हमने इतनी सारी बेशुमार इक्वेशंस बनाई हैं स्ट्रेट लाइन की, जिसके अंदर मैं यहाँ पे एक L1 बनाता हूँ, जिसमें x, y और एक नंबर हुआ करता था। ठीक है, और इक्वल टू 0। यहाँ पर एक नंबर हुआ करता था जिसे हम कांस्टेंट कहते थे, यानी कांस्टेंट नंबर आ जाता था तो इसको हम c रखते हैं। x के साथ कभी कभी कोई नंबर आ जाता था, y के साथ भी कोई नंबर आ जाता था। तो ये आपकी दिखाई देती है कुछ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि x के साथ कोई नंबर हो सकता है, कॉफिशेंट कहलाता है, y के साथ कोई नंबर होगा, वो y का कॉफिशेंट कहलाएगा, और ये क्या है, c है, एक कांस्टेंट नंबर है, और इक्वल टू क्या हुआ करती थी, 0 होती थी। तो ऐसी आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखाई देगी, a b की जगह और c की जगह कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इसको L1 कहा है तो मैं यहाँ पर A1, B1, C1 कह सकता हूँ, लेकिन अपनी ज़रूरत के तहत कहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसे नहीं कह रहा। ठीक है, अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ फार्मूलाज हम बनाएंगे। जैसे कि जब हम स्लोप निकालते थे तो कैसे निकालते थे, हमें स्लोप का फॉर्मूला दिया गया था पॉइंट्स के ज़रिए मालूम करने का। जब पॉइंट्स होते थे तो हम कैसे फाइंड करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब दो पॉइंट्स दिए जाते थे तो हम ऐसे फाइंड करते थे। अब क्योंकि हमें जनरल इक्वेशन यानी कि एक इक्वेशन दे दी गई है, तो इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें जब इक्वेशन दी जाएगी तो आप कैसे निकालेंगे, माइनस साइन होगा, कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा हमारे पास, ये तो मैंने वर्डिंग में लिख दिया। कॉफिशेंट ऑफ x क्या कहलाता है आपका, a, और कॉफिशेंट ऑफ y क्या कहलाता है, b, यानी कि माइनस a अपॉन b करके हम आंसर निकालेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, यानी x के साथ वाला नंबर ऊपर रखेंगे, y के साथ वाला नंबर नीचे रखेंगे, हम एक इक्वेशन का स्लोप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये हमारे पास दो पॉइंट्स के ज़रिए है, और ये जब एक इक्वेशन दे दी जाएगी उसका स्लोप निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है ना, आसान सा काम। चलें अब आ जाते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। अब मैं दो लाइंस ले रहा हूँ, यहाँ पे एक और ले रहा हूँ L2, इसको मैं A1, B1 और C1 नाम दे रहा हूँ। अब लाइन 2 मेरी क्या होगी, होगी तो बिल्कुल ऐसे ही, अब नंबर चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, B2 और C2, ये भी 1 1 कह देते हैं इसको भी, x2 y2। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दो लाइंस के बारे में मुझे सारी चीज़ें पढ़नी है कि दो लाइंस आपस में क्या क्या हो सकती हैं। ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हो सकती हैं, ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो सकती हैं, इन दो लाइंस के दरमियान कोई एंगल बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। आपको याद होगा पैरेलल कंडीशन कैसी होती थी, जब दो लाइंस पैरेलल होती थी तो क्या कंडीशन बनती थी कि दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही था। अब देखें स्लोप का फॉर्मूला हमने बना लिया, तो m1 के लिए कौन सी लाइन का स्लोप होगा, माइनस a1 अपॉन b1, और m2 के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, माइनस a2 अपॉन b2। है ना, सीधा सा काम। क्या किया मैंने, m1 यानी कि लाइन 1 का स्लोप निकाल लिया, किस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। a1 था a1 रख दिया, b1 था b1 रख दिया,
m2 का स्लोप निकाल ले किस फॉर्मूले से, इसी वाले फॉर्मूले से, m2 यानी a2 और b2 लाइन 2 का स्लोप आ गया। ठीक है, ये कंडीशन हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप्स आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा और एक पैरेलल कंडीशन बना लूँगा बगैर स्लोप को क्या कहते हैं, जब हम कंडीशन देखेंगे तो उसके ज़रिए हम कर लेंगे। देखिए माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, b2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके a1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर a2 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गई आपकी कंडीशन। अब इसको यूँ रखना चाहें यूँ रख दें, या a2 b1 उठा के इस तरफ ले आएँ, तो a1 b2 माइनस a2 b1, दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये पैरेलल कंडीशन हो गई। अब मैं किसके लिए करूँगा, परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए करूँगा। आपको याद होगा परपेंडिकुलर कंडीशन कैसी हुआ करती थी हमारी, परपेंडिकुलर यहाँ लिख के करते हैं हम। ठीक है, दो लाइंस हैं, देखें क्या होता था, m1 m2 इज इक्वल टू -1 आया करते थे, याद है आपको, m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि दोनों स्लोप का हम मल्टीप्लाई कराएं और आंसर -1 आ जाए। इसका मतलब क्या होता था कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो m1 की जगह मैं रखूँगा क्या, -a1 अपॉन b1 और फिर -a2 अपॉन b2, दोनों लाइंस का स्लोप रख दिया -1, ऐसे ही रहा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, a1 a2 मल्टीप्लाई होगा, b1 b2 मल्टीप्लाई होगा, तो a1 a2 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, a1 a2, b1 और b2 मल्टीप्लाई होंगे तो b1 b2, ये माइनस माइनस प्लस के हो गए। ठीक है, -1 ऐसे ही रहा। अब ये b1 b2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसी बन जाएगी हमारी कंडीशन, a1 a2 इज इक्वल टू माइनस b1 b2। ठीक है, तो उस b1 b2 को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ, तो a1 a2 माइनस का था, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b1 b2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन प्रूव हो जाती है दो लाइंस के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास कुछ फॉर्मूलाज की हिस्ट्री कि हमने किस तरीके से कैसे बनाया। मैंने देखें वही फॉर्मूला यूज़ किया लेकिन कन्वर्ट कर लिया किसी और चीज़ में। हम ज़्यादातर हम यही यूज़ करेंगे जो हम यूज़ करते हुए आए, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। MCQs वगैरह में ये फार्मूलाज आ जाते हैं तो हम क्या कर लेंगे, इन फार्मूलाज के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, और ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। a1 b2 a2 b1, वहाँ पे a1 a2 प्लस b1 b2। सबसे आसान फार्मूला तो ये है कि किसी भी लाइन का स्लोप चाहिए होगा, आप a और b को डिवाइड करते हैं, ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, फिर मैं एक नया फार्मूला लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, मुझे मिटाना पड़ जाएगा। एंगल वाला फार्मूला देखेंगे। चलें बच्चों, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखें मैं कौन सा फार्मूला लिखने वाला हूँ। हमने पैरेलल भी देख लिया, परपेंडिकुलर भी देख लिया, स्लोप का फार्मूला भी देख लिया, अब एंगल रह जाता हमारे पास। ठीक है, हमने एंगल का कौन सा फार्मूला देखा था जो हम सॉल्व किया करते थे, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये देखा करते थे हम। ठीक है, 2.5 में हमने किया है, 2.4 में भी किया, बहुत सारी जगह पे हम ये फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, ये कब दिया जाता था, जब आपको स्लोप बाकायदा दिया जाएगा, नहीं भी दिया जाएगा तो हम निकाल लेंगे, वैसे हम यूज़ यही करेंगे ज़्यादा। ठीक है, अब क्योंकि फार्मूला इन्होंने बताया है तो हमें आना भी चाहिए। m1 m2 हमने निकाला था, अब मैं उसे सॉल्व करके तो आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि काफ़ी बड़ी डेरिवेशन सी हो जाएगी एक। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे m1 की जगह -a1 अपॉन b1 माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, यहाँ पे a2 अपॉन b2, फिर नीचे ये सारी चीज़ें जब पुट कर लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, a2 b1 और a1 b2 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ये फार्मूला आपके पास बनेगा। ठीक है, ये होगा कब, जब आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन दे दी जाए दो की, आप उसमें से ये सारी चीज़ें निकालें और इसमें पुट करें, आपको पता चल जाएगा कि एंगल क्या होगा। एंगल हमारा थीटा होता है, हम थीटा निकालेंगे, यानी tan को उस तरफ भेज कर tan इनवर्स करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, हमें एंगल मिल जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला और था, और भी बहुत सारे आएंगे। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, सॉल्व करते हैं, बाकी जो भी आता जाएगा हम बीच में देखते जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे जिसके ज़रिए बाकायदा सवाल सॉल्व होने थे, तो वो हम कर लिए हमने, बाकी जो बीच में आते जाएंगे वो हम देखते जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं ले लें, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन उतारता हूँ मैं।
चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको सारे फॉर्मूला समझ आ गए होंगे। अब हम आ गए क्वेश्चन पे, ठीक है, यानी एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया मैंने। क्यों 3 से स्टार्ट किया अभी पता चलेगा आपको, क्योंकि इसमें वही कंडीशंस यूज़ करनी है जो अभी अभी हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर। ऐसी बात नहीं कि मैं करवाऊँगा नहीं, मैं अभी के अभी करवाऊँगा, लेकिन पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में करवाऊँगा आपको, क्योंकि ये फॉर्मूलाज से रिलेटेड ही है जो हम फॉर्मूलाज पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो चलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखें, सवाल आपको यहाँ साइड में नज़र आ रहा होगा, मैंने काम की चीज़ें सिर्फ लिखी है। क्या है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस, यानी ये पेयर ऑफ लाइंस दिए गए हमें, आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर। सही है, ये चेक करें कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो हम चेक कर लेंगे, हमने अभी अभी कंडीशंस पढ़ी हैं इतनी सारी। तो एक लाइन मैंने यहाँ पर लिख ली है, यानी कि एक सवाल मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए, दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, तो हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, फॉर पैरेलल के लिए, ठीक है। पैरेलल के लिए क्या थी कंडीशन, A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1, ये कंडीशन थी। तो इसी हिसाब से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। दोनों साइड्स बराबर आ जाएं, हमारा काम हो जाएगा, पैरेलल पता लग जाएगा। A1 की जगह हम क्या रखने वाले हैं, पहली लाइन की चीज़ें, और 1 1 वाली जो भी चीज़ें यहाँ पर वो सारी पहली लाइन की है, 2 2 वाली जो भी चीज़ें हैं वो सारी दूसरी लाइन की। तो A1 की जगह क्या आ जाएगा, x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 5। B2 की जगह क्या आ जाएगा, दूसरी लाइन में y के साथ वाली वैल्यू यानी कि -6। अगर माइनस में है तो साइन भी रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। प्लस में तो कोई इशू नहीं है। अब A2 कहाँ से आएगा, दूसरी लाइन में x के साथ वाली वैल्यू। याद होगा आपको, मैंने लिखा था ax by और c, यानी x के साथ हमेशा a होता है, y के साथ हमेशा b होता है, कांस्टेंट नंबर c होता है, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। A2 की जगह क्या आ जाएगा 10, B1 की जगह क्या आएगा -3, ठीक है। तो 5 6 30 माइनस का, 10 3 30 माइनस का, ये हो गया सॉल्व। दोनों साइड्स बराबर आ गई, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। लाइंस क्या हो गई, पैरेलल हो गई। कितना आसान था। अब इसी का मैं एक और सवाल उतारता हूँ, वो सॉल्व करते हैं। यहीं पर उतार के यहीं पर सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। सवाल में देखता हूँ कौन सा पार्ट 2 लेते हैं हम इसका, कहाँ गया, ये आ गया, ठीक है। इसी का पार्ट 2 लेकर देखते हैं हम क्या कह रहे हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2, 3x - 4y - 11, ठीक है, इक्वल टू 0, और 10x - 6y, ओहो सॉरी, पहले सवाल लिखने लग गया मैं, 8x + 6y + 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका पार्ट 2 है। इसको भी चेक कर लेते हैं, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या तीनों दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले पैरेलल ही चेक करते हैं हम, पैरेलल चेक कर लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, पहले परपेंडिकुलर चेक करना चाहे परपेंडिकुलर करें या पैरेलल करें। मैं पहले पैरेलल करता हूँ, A1 B2 A2 B1, ठीक है। दोनों साइड्स बराबर आनी चाहिए। A1 हमें यहाँ से मिलेगा 3, B2 यहाँ से मिलेगा, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, A2 हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यानी कि A2 चाहिए, यहाँ से मिलेगा 8, और B1 चाहिए जो कि यहाँ से -4 आ जाएगा। आगे सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 3 6 18, 8 4 हो जाएगा हमारे पास -32। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो पैरेलल वाली तो प्रूव नहीं हो रही। तो हम इसको क्या कर देंगे, देखें यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया, मतलब ये बराबर नहीं है, तो पैरेलल भी नहीं है। अब मैं किस पे चला जाऊँगा, फॉर परपेंडिकुलर पे चला जाऊँगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर वाली क्या थी कंडीशन, आसान थी, A1 A2 + B1 B2 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा A1 A2। A1 की जगह क्या रखा जाएगा, A1 की जगह रखा जाएगा पहली लाइन का A, A2 की जगह रखा जाएगा दूसरी लाइन का A, फिर प्लस B1 की जगह रखा जाएगा पहली लाइन का B, B2 की जगह रखा जाएगा दूसरी लाइन का B। 3 8 16, 3 8 16 नहीं 24, सॉरी 3 8 24, फिर 4 6 24 माइनस प्लस -4 6 24 इक्वल टू 0, +24 -24 कैंसिल हो गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। 0 के बराबर मतलब क्या है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है।
कितना आसान था प्रूफ करना। यही काम अब देखें, सुन ले, 2 पार्ट मैंने करा दिए, 2 से ज़्यादा नहीं करा रहा। अब इसके हम नए सवाल पे चलेंगे क्योंकि इसमें यही काम करते रहना है बार बार। देखिए पहले पैरेलल चेक करना है, पैरेलल होगी तो वहीं छोड़ देंगे। अगर पैरेलल नहीं हो रही परपेंडिकुलर चेक करें, परपेंडिकुलर हो गई वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, पैरेलल भी नहीं हुई, परपेंडिकुलर भी प्रूफ नहीं हो रही तो आप क्या लिख देंगे, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, मतलब कुछ और एंगल बन रहा है। ठीक है, एक तो पैरेलल भी नहीं है, फिर परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री होना चाहिए तो वो भी नहीं होगा, मतलब कोई दूसरा एंगल बन रहा होगा, कोई 30, 45, 70, 80 ऐसा कुछ बन रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपका इस सवाल का कॉन्सेप्ट, इस वजह से मैंने इसको उठाया था। आपकी दोनों प्रॉपर्टीज़ एक के अंदर यूज़ हो गई। ठीक है, अब मैं एंगल वाले पे लेके चलता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, सवाल आपको साइड में दिख रहा होगा, मैंने सिर्फ 2 बातें यहाँ पर लिखी हैं। देखें सवाल में पढ़ रहा हूँ, कह रहे हैं फाइंड एक्यूट और राइट एंगल। सही है, एक्यूट कौन सा होता है, 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल, और राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री। ठीक है, बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, 2 पेयर ऑफ लाइंस दिए गए हैं, वो हमें फाइंड करना। ठीक है, पहला सवाल मैंने यहाँ पर उतार लिया है, हमने फॉर्मूला लिखा था एंगल वाला। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करने वाले हम, अकॉर्डिंग टू एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू A2 B1 माइनस A1 B2 अपॉन A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक है, ये फॉर्मूला था, सीधा सीधा फॉर्मूला है, आसान सा। यहाँ B1 लिखना है मुझे। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, मैं इससे आगे इन फार्मूलाज को यूज़ नहीं करवाऊंगा। हम उन्हीं कंडीशंस पे रहेंगे जो हम चैप्टर 2 में पढ़ कर आए, यानी पैरेलल के लिए दोनों स्लोप्स बराबर होने चाहिए, m1 इक्वल टू m2, और परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। टेंजेंट थीटा के लिए m वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे, हम उसी हिसाब से चलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको नहीं लेकर आऊँगा, ये कंडीशन हम सिर्फ इसलिए सॉल्व करते हैं ये फार्मूलाज, ताकि MCQs में जब ये सवालात आएँ, ये फार्मूलाज आएँ, तो हम बता सकें कि हाँ ये चीज़ें हैं हमारे पास, हमने पढ़ी हैं, हम सही टिक लगा कर आ जाएँ। इनके चक्कर में हम अपना 1-2 नंबर 3 नंबर ख़राब ना कर दें। ठीक है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं और इन्हें सॉल्व भी करते हैं, वरना हमें ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इन फार्मूलाज की। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि बताया है तो पढ़ना पड़ेगा। देखें क्या है, सारी चीज़ें रखेंगे, 1-1 वाली पहली लाइन की, B1 2-2 वाली दूसरी लाइन की, तो A2 x के साथ वाली वैल्यू आएगी, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, फिर B1 यहाँ से आएगी, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस A1 कहाँ से आएगा, पहली लाइन a के साथ 3 यानी x के साथ 3, B2 यानी दूसरी लाइन से y के साथ 2। ठीक है, ये सारी चीज़ें रख दी मैंने। अब यहाँ पर आ जाएंगे A1 A2 यानी दोनों का x वाली वैल्यू, फिर B1 B2 दोनों की y वाली वैल्यू 2। ठीक है, ये वैल्यूज़ हमने रख दी। अब क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ प्लस था, मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे 3 1 ज़ा 3 और 1 2 ज़ा 2, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, 1 2 ज़ा 2 यानी कि प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर माइनस कराएंगे, क्या बचेगा, -6 और 3 + 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 - 6 कराएंगे तो 5 बचेगा, और 3 + 2 भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ये हो गया हमारे पास से कैंसिल। और क्या बच रहा है हमारे पास, टेंजेंट थीटा। ठीक है, आ जाते हैं इस तरफ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1। ठीक है, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एंगल चाहिए हमें, टेंजेंट इन्वर्स कर देंगे, थीटा वहाँ बचा लेंगे, हम इन्वर्स को यहाँ ले आएंगे, -1। ठीक है, अब इन्होंने एक्यूट एंगल का है, टेंजेंट -1 आप सॉल्व करेंगे, आपको कैलकुलेटर में या तो -45 देगा या 135 डिग्री देगा। ठीक है, लेकिन आपको रखना कौन सा है, -45 डिग्री रखना है। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक्यूट एंगल चाहिए 90 डिग्री से छोटा चाहिए, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, हम 19 यानी 90 डिग्री से बड़े वाले पे नहीं जाएंगे, 135 डिग्री पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मना किया है
कह रहे हैं कि एक्यूट हो और राइट एंगल होगा इन सब का, ठीक है, एक्यूट होगा या राइट एंगल होगा। तो ये हमने एक्यूट फाइंड कर लिया, जल्दी से इसको उतार लें, फिर हम चलते हैं इसका पार्ट 2 देखते हैं। चलो बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 2 पर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री होता है या उससे कम वाला रहता है। फॉर्मूला आपके पास एक ही है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू A2B1 माइनस A1B2 और अपॉन में क्या आ जाएगा A1 A1A2 प्लस B1B2, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम आंसर निकालेंगे, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। A2 की जगह इस वाली वैल्यू से आ जाएगा, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है। B1 की जगह कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है, माइनस फिर A1 की जगह क्या आएगा, x के साथ वाली वैल्यू यानी कि 1। B2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा यानी कि -1। फिर A1 की जगह आ जाएगा 1, A2 की जगह भी आ जाएगा 2, नहीं सॉरी A2 की जगह आएगा 1, ठीक है, यानी यहाँ पर 1। फिर प्लस B1 की जगह कहाँ से आएगा, पहली वाली इक्वेशन से 2 और यहाँ से -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम इसे, 1 2 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब इसे माइनस करा देते हैं, 2 + 1 ऊपर आ जाएगा 3, नीचे -1, ठीक है। टेंजेंट थीटा, अब यहाँ पर आएंगे, देखें 45 डिग्री का तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट था, यानी 135 डिग्री का हमारे पास ऑल्टरनेट था, तो हमने क्या कर दिया था, उसको -45 में कन्वर्ट करा लिया था। उस माइनस को भी हम ख़त्म कर सकते थे, ठीक है। अगर आप पीछे बुक में देखेंगे तो आपको माइनस साइन नहीं दिया जाएगा, जो कि गलत बात है, बताना कम से कम चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस साइन को ख़त्म कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये 3 ऐसी वैल्यू है जो कि हमारे नज़र में नहीं है, जैसे कि 45 डिग्री की वैल्यू हो गई, 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, 60 डिग्री की हो गई, 90 डिग्री की हो गई, ये सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं जो कि पहचान में रहती हैं, ठीक है। अब ये 3 ऐसी वैल्यू जो कि पहचान में नहीं है, मतलब कुछ अलग आंसर आएगा इसका, कुछ अलग ही एंगल होगा इनसे हटकर, ठीक है। तो इसका ऑल्टरनेट ढूंढना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को सीधे सीधे ख़त्म कर देंगे और सिर्फ क्या बचाएंगे, हम 3 बचाएंगे और नीचे 1 होने का कोई मकसद नहीं होता। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मेरे पास एक्यूट एंगल ही आए, ठीक है, मैं वहाँ तक ना पहुँच जाऊँ, यानी ऑब्ट्यूस एंगल पे ना पहुँच जाऊँ, 90 डिग्री से बड़े एंगल पर ना पहुँचूँ। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 3, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको अपने कैलकुलेटर में, यानी मोबाइल के कैलकुलेटर में। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। क्या है मेरे पास, कैलकुलेटर, ये आ गया कैलकुलेटर, ठीक है। साइंटिफिक में जाना पड़ेगा मुझे इसके लिए, साइंटिफिक, ठीक है। साइन क्यों लिख दिया मैंने, tan इनवर्स, ठीक है, ये मैंने कर लिया। tan इनवर्स कितना है, 3 डिग्री, ठीक है, ये मैंने लिखा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है कुछ 71.56, ये आ गया आपके पास 71.56 डिग्रीज, मिल गया आपको। देखें अब ये एक्यूट में आंसर दे रहा है ना, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इक्वल करा लिया है, मैं इसको मिटा के आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। tan इनवर्स 3 डिग्रीज, देखें मैं कैमरे में लाके दिखाता हूँ, ये देखें, देखें नज़र आ रहा है सबको, tan इनवर्स 3 डिग्री आपको 71.56 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसी को क्या करता हूँ, इसी को -3 लिख के दिखाता हूँ। देखें -3 लिखने से मुझे क्या मिल रहा है, -71.5650 मिल रहा है। इसका मतलब जब मैं इसके पॉजिटिव पे जाऊंगा तो ये मुझे ले जाएगा बहुत आगे तक, तो मैं माइनस में नहीं रखना चाह रहा, मैं इसको क्या कर दूंगा, पॉजिटिव में ही ऐसे ही पुट करा दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलें बच्चों, अब मैं इसी का पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ, ठीक है।
इस उम्मीद में कि 90 डिग्रीज पे मिल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ सेम सेम सी नज़र आ रही हैं। ठीक है, पुट करेंगे हम, एक ही फॉर्मूला है, बस मैं ये देख रहा जा रहा हूँ कि राइट एंगल मिल भी रहा है कि नहीं। इस वजह से मैं तीसरे सवाल पे भी आ गया। देखें, A2 चाहिए मुझे जो कि कहाँ से मिलेगा, √3 से मिल जाएगा। B1 चाहिए जो कि मुझे यहाँ से मिलेगा 1 से। ठीक है, यानी x वाले B1 चाहिए मुझे यहाँ से मिलेगा y के साथ वाले से। ठीक है, माइनस A1 चाहिए मुझे यहाँ से 1 मिल गया, और B2 चाहिए जो कि यहाँ से -1 मिल गया। ठीक है, नीचे आएंगे, A1 की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से 1 आ गया, और A2 की जगह यहाँ से √3 आ गया। बीच में प्लस है, प्लस लगाया मैंने। फिर B1 B2 चाहिए, B1 यहाँ से आ गया √3, और B2 यहाँ से आ जाएगा यानी कि -1। ठीक है, ऊपर मैं सॉल्व करूँगा, √3 स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, बाहर आ जाएगा सिर्फ 3, माइनस माइनस प्लस, 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1, √3 1 ज़ा √3, माइनस प्लस माइनस माइनस, और फिर से √3 1 ज़ा √3। तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा। √3 से √3 कैंसिल, ऊपर 4 हो जाएगा, और अपॉन में आ गया 0। और ऐसी वैल्यू क्या बनती है, याद होगा आपको, जब भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड होने लग जाए तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। और एंगल इन्फिनिटी पे क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी। आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते वैसे तो कैलकुलेटर में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि tan 90 डिग्री ही आपका इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही मैं चाह रहा था, मिल गया। 3 सवाल इन्होंने अलग अलग दिए शुरू के तीनों, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले हमने कंडीशन के हिसाब से यानी फॉर्मूलाज के हिसाब से सारे सवाल सॉल्व कर लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे लेकर आया हूँ। इसमें थोड़ा सा पुरानी एक्सरसाइज वाला ही काम होगा, यानी चैप्टर नंबर 2 वाला ही। ठीक है, सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख ली हैं। कह रहे हैं फाइंड द रेशो इन विच द लाइन, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दीज, यानी 3, -1 एंड 8, 9। हमें क्या फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है। ठीक है, अब रेशो किस हिसाब से फाइंड करना है ये देखें, बस आप क्या बात कह रहे हैं। देखें, ये है मेरे दोनों पॉइंट, दोनों को मैं नाम दे देता हूँ, एक को A और एक को B। अब ये डिवाइड हो रहे हैं, किस वजह से डिवाइड हो रहे हैं, देखें, इन दोनों को मिलाऊंगा, एक लाइन बन जाएगी। ठीक है, अब इसके दरमियान में ना ये वाली लाइन आ गई, कौन सी वाली, y - x + 2 = 0, ये वाली लाइन आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गई, मेरा A और B से बनने वाली लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो ये M1 बना और ये M2 बना, दो रेशोज़ निकल गए मेरे पास। ठीक है, अब इन रेशो को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि ये किस लाइन में डिवाइड कर रही है। एक बात याद रखिएगा कि ये जो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट, ये इस लाइन पर भी है, यानी A to B वाली लाइन पर भी है, और ये y - x + 2 वाली लाइन पर भी सेम होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द रेशो, हम रेशो सपोज कर लेंगे। रेशो का सपोज करेंगे, लेट द रेशो विल बी, क्या होगा, रेशो विल बी M1 रेशो M2 = 1 रेशो लैम्डा। मैंने ये सपोज कर लिया। ठीक है, यानी जितना भी होगा, एक पार्ट एक तरफ मैंने सपोज कर लिया, बाकी जितने भी पार्ट्स बचे वो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, लैम्डा नाम दे दिया। तो इसके हिसाब से यानी 1 के हिसाब से एक लैम्डा, एक रेशो, एक पार्ट ये होगा, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो दूसरी तरफ है। ठीक है, अब वो कितने भी होंगे उससे मुझे गर्ज नहीं है, वो आखिरी में आंसर मिल जाएगा। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ डिवीजन, क्योंकि ये रेशो सिर्फ पॉइंट ऑफ डिवीजन में ही आता है। ठीक है, क्या था पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला, M1 लिखना था, M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, कॉमा M2 M1 y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली। अब मुझे क्या करना है, बस फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला कह रहा हूँ, आंसर निकालना है। M1 की जगह क्या आएगा, M1 की जगह
जी बिल्कुल यही वैल्यू आएगी यानी कि 1। ठीक है, x2 की जगह क्या आएगा, x2 की जगह ये पॉइंट आएगी क्योंकि लाइन मेरी इनसे बन रही है। अब इनसे बन रही है तो क्या होंगे ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर रखे जाएंगे x1 x2 की जगह। तो x2 की जगह क्या आ जाएगा 8 प्लस m2 की जगह आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, और x1 की जगह आ जाएगा 3, नीचे आएगा 1 प्लस लैम्डा। जी बिल्कुल वही आएगा जो आप सोच रहे हैं। m1 की जगह क्या आ जाएगा 1 और y2 की जगह आ जाएगा 9 प्लस m1 m2 की जगह क्या आएगा लैम्डा और y1 की जगह आ जाएगा -1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करा दी मैंने। अब भाई इसे सॉल्व करना है मुझे। 8 1 जा 8 हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा हो गया, नीचे 1 प्लस लैम्डा हो गया, कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पर। 9 1 जा 9 प्लस नहीं प्लस माइनस हो जाएगा, लैम्डा 1 जा लैम्डा हो गया, 1 प्लस लैम्डा हो गया। ठीक है, अब देखिए मेरे पूरे इस फॉर्मूले के अंदर यानी इस पॉइंट के अंदर सिर्फ लैम्डा ही लैम्डा आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे लैम्डा पता लग जाए, एक रेशो तो मुझे पता ही है, दूसरा सिर्फ लैम्डा मैंने नाम दिया, सिर्फ मुझे लैम्डा पता लग जाए मेरा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा सुनिएगा, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। मैंने क्या बात बताई थी, ये वाला पॉइंट मैंने फाइंड किया जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये वही पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ए और बी से बनने वाली पॉइंट पे भी लाई कर रहा है। तो लेकिन मुझे किससे काम है, अपनी इस लाइन से काम है, y माइनस एक्स वाली से, उस पर लाई कर रहा है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैं ये पॉइंट उठाकर अपनी इस वाली लाइन में पुट कर सकता हूँ y माइनस एक्स प्लस 2 में, बिल्कुल। तो फिर मैं ये उठा के क्या करूँगा, इसके अंदर पुट करूँगा और लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँगा आसानी से। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि जगह पूरी ख़त्म हो गई है, मैं बस उठा के इसको इसके अंदर पुट करना है मुझे। चलें, ऊपर से मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे पॉइंट की ज़रूरत है, इसको यूज़ करूँगा मैं। देखें क्या करने वाला हूँ, एज द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, सही है, लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन, सो पॉइंट ऑफ डिवीजन मस्ट satisfy द गिवन लाइन। ठीक है, लाजमी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्या लाइन है मेरी, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y की जगह मैं y कोऑर्डिनेट रख दूंगा यानी 9 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, माइनस x की जगह क्या रख दूंगा मैं 8 प्लस 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें इक्वल टू 0 आ गई, बाकी सारी वैल्यू सेम है। अब मैं नीचे से वैल्यू को मिटा देता हूँ, यानी कि इस पॉइंट को मिटा देता हूँ क्योंकि मैंने पुट कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, आसान सा काम है। देखें 1 प्लस लैम्डा दोनों में सेम है, मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा, बाकी ऊपर वाली वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 8 माइनस का हो जाएगा और माइनस 3 लैम्डा हो जाएगा। इसके साथ जब हम आएंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस लैम्डा आके 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा यानी कि एलसीएम हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँगा, ये 1 प्लस लैम्डा यहाँ डिवाइड हो रहा, उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। 9 और 8 देखें, 9 और 8 माइनस हो रहे हैं, कितना बचेगा 1 बच जाएगा। माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा कितने हो जाएंगे -4 लैम्डा। 2 मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, 2 1 जा 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये उस तरफ जाके 0 से डिवाइड होकर ख़त्म। 1 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जगह नीचे कम है, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो। देखें 1 नंबर है और 2 एक नंबर है, तो 1 और 2 हो गए 3। -4 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा क्या है, लैम्डा वाली वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या बच जाएगा -2 लैम्डा इक्वल टू 0। मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, लैम्डा यहाँ माइनस में उस तरफ लेकर आ जाऊँगा तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गया, लैम्डा मिल गया। अब रेशो देखें कैसे निकालूंगा मैं, द रेशो क्या रखा था हमने, रेशो m1 m2 इज इक्वल टू 1 रेशो लैम्डा था, लैम्डा की जगह मैं रख दूंगा वैल्यू यानी 3/2। ठीक है, क्या हो जाएगा
रेशो का मतलब होता है डिवाइड, यानी 1 डिवाइड हो जाएगा किससे, 3/2 से। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। डबल डिवीजन हो रही है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा सबसे ऊपर आकर, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, और 3 और 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3। आ गया रेशो मेरे पास। m1 रेशो m2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2:3। ये आ गया आपका रेशो। है आसान सा काम बिल्कुल, पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, लाइन में पुट करना है, एलसीएम निकालना, आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं इसका एक और पार्ट करते हैं, देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। चलें बच्चों, इसका मैंने पार्ट 2 उतार लिया। ठीक है, सेम सवाल है, बस पॉइंट इधर कर दिए, लाइन इधर कर दी, कोई मसला नहीं है, सॉल्व कर लेंगे हम। देखें सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा हो, कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग दिस पॉइंट इज़ डिवाइडेड बाय दिस लाइन। सेम बात है, बस घुमा कर दिए, एक्टिव को पैसिव कर दिया। ठीक है, कुछ ऐसा है। ए और बी पॉइंट को नाम दूंगा मैं। ठीक है, कौन सी लाइन आकर डिवाइड कर रही है, ये वाली, 2x - 3y + 4 = 0। सेम सवाल बिल्कुल, सिर्फ इक्वेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, क्या करेंगे हम, वही काम करेंगे। सॉल्यूशन, लेट द रेशो विल बी, क्या होगा रेशो, m1 रेशो m2 = 1/λ। ठीक है, यही रेशो रखा था हमने वहाँ पर भी। अब मैं क्या काम कर दूंगा, अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या कहता है भाई हमें, P(x, y) = m1 x2 m2 x1 नीचे m1 + m2। ठीक है, कॉमा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई, हमने पुट करा दी। बस अब मुझे क्या करना है, वैल्यूज़, फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, अब सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। m1 की जगह मैं रखूँगा 1, x2 की जगह रखूँगा मैं यहाँ से 5। ठीक है, प्लस m2 की जगह आ जाएगा लैम्डा, x1 की जगह आ जाएगा 1। ठीक है, m1 की जगह 1, m2 इज़ लैम्डा, कॉमा m1 इज़ 1, y2 इज़ 7 और m2 इज़ लैम्डा और y1 इज़ 0। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हमने और नीचे आ गया 1 + लैम्डा। बस ऊपर सॉल्व करना है, 5 1 ज़ा 5 + लैम्डा 1 ज़ा लैम्डा, नीचे 1 + लैम्डा, ऐसे ही आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, लैम्डा 0 ज़ा 0 हो जाएगा और नीचे आ गया 1 + लैम्डा। ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन x, y। मिल गया पॉइंट ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब क्या करना है, इसको उठाकर, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है, यहीं पर आकर दोनों कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करना चाहिए इस वाली लाइन को। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, ऊपर से मैं मिटाता हूँ क्योंकि जगह बचती नहीं है मेरे पास, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है। ये पॉइंट मुझे पुट कराना है, लिखते हैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखते हैं, द अबव पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन को लाजमी सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन क्या है, -3y + 4 = 0। ठीक है, x की जगह मुझे क्या रखना है, 5 + लैम्डा अपॉन 1 + लैम्डा, ब्रैकेट क्लोज, -3 लगा दिया मैंने, y की जगह क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 1 + लैम्डा + 4 = 0। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं नीचे से मिटा देता हूँ और बस आंसर निकालना है मुझे। ठीक है, देखें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, 2 5 ज़ा 10 हो गया, नी और उस तरफ 2 लैम्डा हो गया। नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, 1 + लैम्डा, बीच में माइनस साइन है, 3 7 ज़ा 21 हो जाएगा अपॉन 1 + लैम्डा हो गया + 4 = 0। ठीक है, सारी चीज़ें लीनियर कर ली मैंने, अब बस एलसीएम लेना है मुझे। 1 + लैम्डा से एलसीएम आ गया, दोनों के नीचे तो सेम है तो इनके ऊपर वाली वैल्यूज़ तो ऐसे ही आ जाएंगी,
-21। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस लैम्डा को 1 से डिवाइड कराएंगे, 1 प्लस लैम्डा ही आएगा, ऊपर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूँ? हाँ बिल्कुल करा दें। 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़ा 4, और 4 को लैम्डा से कराएंगे तो 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 प्लस लैम्डा यहाँ डिवाइड हो रहा, उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। क्या क्या बचेगा देख लेते हैं। 10 - 21 और 4, तो इसको मैं करता हूँ पहले प्लस वाले। 10 और 4 कितने हो जाएंगे? 14। 21 में से 14 निकालूंगा तो 6 और 1 7 बचेंगे, यानी माइनस का 7 आंसर हो जाएगा। मैंने 10, 21 और 4 को सॉल्व किया। ठीक है, अब 2 लैम्डा और 4 लैम्डा, कितने लैम्डा हो जाएंगे? 6 लैम्डा हो गए, 6 लैम्डा हो गए। ठीक है, इक्वल टू क्या बच रहा है? 0, क्योंकि ये 1 प्लस लैम्डा डिवाइड हो रहा था, उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब मुझे सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? लैम्डा की वैल्यू चाहिए, जो कि आ गई मेरे पास यहाँ से। देखो मुझे लैम्डा चाहिए तो -7 है उस तरफ, इस तरफ भेज के मैं उसे क्या कर लूँगा? +7 करा लिया। लैम्डा चाहिए, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, उस तरफ भेज कर डिवाइड कर दिया, ये आ गया लैम्डा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? द रेशो। क्या बनाया था हमने रेशो? हमने बनाया था 1:λ, यही बनाया था। लैम्डा की जगह क्या रखूँगा मैं? 7/6। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, आपको भी पता है ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगा, तो जब भी ऐसा डिवाइड आ जाए तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करा लिया करें, आंसर आ जाएगा। 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा, यानी ये वाला इस तरफ आकर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6 और 7 ऐसे ही आ जाएगा, यानी रेशो आपका क्या बन गया? 6:7 हो गया आंसर। इतना ही आसान था। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लें, ये सवाल हमारा हो गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के लिए सवालात हैं, इसका पार्ट 3 रहता है। पार्ट 3 आप लोग करिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, नहीं होता मुझे बताइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा, कोई इशू उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 1-2 सवाल करते हैं, ये बस छोटे छोटे से सवाल हैं, पेपर में आने वाले नहीं है। MCQs में आ गए तो आ गए, वरना वो भी नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब मैं ले आया क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें? कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे अपनी इक्वेशन को जिन फॉर्म्स में इन्होंने कहा है। कह रहे हैं पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करें, और एक और फॉर्म कही थी परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि वो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, काम की भी नहीं है, नहीं आती पेपर में, इस वजह से वो नहीं करा रहा, और वो थोड़ी बड़ी भी होती है। ठीक है, तो बिला वजह का टाइम ज़ाया होगा, इस वजह से वो मैं नहीं करवाता आपको। हम सिर्फ ये 2 देख लेंगे, ताकि पेपर में भी अगर से कभी आ गई MCQs में तो हम कन्वर्ट कर सकें, और कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c ऐसी होती है, यानी कि y के इक्वल होगा और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ जाएंगी। तो ये रहा हमारी कंडीशन, यानी कि इक्वेशन बनाते हैं। x - 2y - 3 = 0 ऐसी बननी चाहिए, यानी y = और बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ जाएं। तो ये -2y उस तरफ भेज के मैं इसको क्या कर लेता हूँ? +2y कर लेता हूँ। ठीक है, y के इक्वल होना चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके सबसे डिवाइड हो जाएगा, यानी x के साथ भी डिवाइड होगा और 3 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, और y = अब y को उस तरफ लिखूँ, इस तरफ लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है, x/2 - 3/2, ये आ गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, y = mx, तो x को अलग कर दें, x के अलावा क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, वो आपका m होगा, यानी कि स्लोप c क्या होगा आपका? -3/2, ये हो गया आपका स्लोप, इंटरसेप्ट 3/2। ठीक है, ये बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरी कौन सी कह रहे हैं? दूसरी कह रहे हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म को ज़रा अपने दिमाग में लेकर आएँ। टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, कैसी दिखाई देगी? x/a + y/b = 1। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस क्या करूँगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको 1 बनाने की कोशिश कर दूँगा, बाकी मेरा सारा काम हो जाएगा। x - 2y - 3 = 0, यानी कि इस तरफ तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इस तरफ x और y वाली वैल्यूज़ हैं, ये कांस्टेंट टर्म उठा के मैं उस तरफ भेज देता हूँ। -2y
इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको 1 बनाना है मुझे, आप चाहें तो सबको 3 से डिवाइड करा दें, ऐसा नहीं करना चाह रहे, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भेजकर डिवाइड करा दें। 2y डिवाइडेड बाय 3 और ये 3 यहाँ पे यानी मल्टीप्लाई हो रहा था, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखें x के साथ तो कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। y के साथ जो भी है वो भी मुझे ख़त्म करना है, यानी कि y के साथ भी कुछ नहीं आना चाहिए, y अपॉन b होना चाहिए। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। -2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं ले आऊँगा सबसे नीचे, यानी 3/2 बना दूंगा और इक्वल टू 1। देखें जब सबसे ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, डबल डिवीजन वाला काम होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बन गई आपकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना, बिल्कुल आसान काम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। समझ गए आप? एक ही सवाल मैं इसका करवाऊँगा क्योंकि क्लास में मैंने करवाया भी नहीं है, मैं सोचा चलो यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें पहले, ठीक है। आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे के सवालात करेंगे और इस एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी से हम आगे बढ़ाएंगे। रोज़ाना मैं इसकी क्लासेस अपलोड करता रहूँगा और इसको जल्दी जल्दी से हम ख़त्म करेंगे चैप्टर 3 को। क्लास में तो हम काफ़ी आगे निकल गए, चैप्टर 4 पे मुझे जाना है जल्दी से ताकि सारी चीज़ें मैं कवर करा सकूँ पेपर से पहले, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।